चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन के बारे में, जो कि जैव प्रक्रम का दूसरा भाग है। जैसे कि हम लोग जैव प्रक्रम में पहला भाग पढ़े थे कि जैव प्रक्रम में टोटल 5 भाग सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं? तो पहला था हमारा पोषण, दूसरा आपका क्या था? पाचन। पहले क्या हो रहा था? हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उस भोजन का फिर क्या होगा? पाचन होगा। उसके बाद तीसरा क्या था आपका? अवशोषण, यानी को हम अवशोषण, या तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। पोषण, पाचन, श्वसन। और चौथा जो था आपका परिवहन था। और 5वां नंबर पर जो था आपका वो क्या था? उत्सर्जन। जिसमें से हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया था, पोषण। पोषण में हमने पढ़ रखा था कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है। कुछ जैव रसायन संश्लेषी जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे विषमपोषी पोषण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचन के बारे में पढ़ेंगे। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब सब पाचन होता क्या है भाई? पाचन किसे कहते हैं? पाचन का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, हम लोग अपने खाने में क्या क्या लेते हैं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थ लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं? उस खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ठीक है, उस खाने में, उस भोजन में आपका कौन सा पोषक तत्व रहा? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है आपका, और क्या क्या होता है? वसा होता है। उस खाने में आपका विटामिन्स होता है, उस खाने में आपका खनिज लवण वगैरह होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब हमारे शरीर को ऊर्जा सिर्फ ये 3 चीजों से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। याद रखिएगा, हम लोग जो भी अलग अलग प्रकार के भोजन लेते हैं, भोजन में जो भी अलग अलग प्रकार के तत्व मौजूद रहते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, उन पोषक तत्वों में हमें सिर्फ तीन ही से ऊर्जा मिलती है। किससे किससे ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से मिलती है, वसा से मिलती है ऊर्जा, और किसी से भी ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या आप बहुत सारे विटामिन खा लिए हो, विटामिन के टैबलेट खा लिए हो, मल्टीविटामिन के सिरप पी लिए हो, तो क्या आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगा? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं एनर्जी मिलेगा। याद रखिएगा, विटामिन से हमें 0 कैलोरी एनर्जी मिलता है, इससे कुछ भी एनर्जी नहीं मिलता है। खनिज लवण से हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलता है। अब बहुत कोई लोगों का सवाल रहता है कि सर हम लोग पानी भी पीते हैं, तो क्या पानी से एनर्जी मिलता है? क्या नहीं, पानी से भी आपको 0 कैलोरी एनर्जी मिलेगा, कुछ भी एनर्जी नहीं मिलेगा। सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब पाचन क्या होता है? तो देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वह किससे मिलकर के बना हुआ है? सेल से मिलकर के बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अब हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कोशिका का आकार बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है भाई। इतना छोटा कि हम लोग उसे आंख से देख नहीं सकते। ये रहा कोशिका, ये रहा कोशिका, इस प्रकार से ये हो गया। सब कुछ करते हैं कि कोशिका। अब हम लोग खाने में क्या करते हैं? इतना बड़ा बड़ा भोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, भोजन का इतना बड़ा बड़ा अणु लेते हैं। तो क्या भोजन के इतने बड़े बड़े अणुओं से कोशिका ऊर्जा खींच पाएगी? क्या बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा ही समझिए कि एक छोटा बच्चा है, आप उस छोटे बच्चे को आप खाना दे रहे हो, तो क्या वो छोटा बच्चा उतना बड़ा बड़ा सा कोर जो होता है वो ले पाएगा? क्या नहीं ले पाएगा। यानी कि ठीक उसी प्रकार से कोशिका का आकार बहुत छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये कोशिका का छोटा आकार भोजन के बड़े बड़े अणुओं से ऊर्जा खींच पाएगा? क्या नहीं खींच पाएगा। तो जरूरी है कि जो भोजन का आपका जो बड़ा बड़ा अणु था, ये इस प्रकार से भोजन का बड़ा बड़ा जो अणु दिख रहा है आपको, इस प्रकार से भोजन का बड़ा बड़ा अणु दिख रहा है, इन भोजन के बड़े बड़े अणुओं को हम लोग क्या कह सकते हैं? जटिल अणु बोल सकते हैं। ये किसका जटिल अणु हुआ? भोजन का जटिल अणु। तो भोजन का जटिल अणु अगर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, तो क्या फिर ये हुआ हमारा कोशिका, ये हुआ हमारा कोशिका, कोशिका हुआ। तो क्या फिर ये कोशिका इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकेगी कि नहीं? बिल्कुल प्राप्त कर लेगी। मतलब इस टाइप से भोजन का जो जटिल अणु था, इससे कोशिका, ये जो कोशिका है, ये आपका सेल जो है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सका। तो ये जो भोजन का जटिल अणु था, इसको हमको किस में बदलना पड़ा? सरल अणु में बदलना पड़ा। किस लिए सरल अणु में बदलना पड़ा? इसलिए बदलना पड़ा ताकि हमारा शरीर का कोशिका जो है उससे क्या प्राप्त कर सके? ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसलिए यानी कि भोजन के जटिल अणुओं का जो सरल अणुओं में बदलाव हुआ है, बस इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यानी कि पाचन हुआ क्या? पाचन को हम लोग बोलेंगे कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है।
यानी कि हम लोग डेफिनेशन इसका अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल क्या उठा पता है सर, ये जो भोजन का जटिल अणु है सरल अणुओं में टूटा, पाचन हुआ, हमारा जो हम लोग जो भी भोजन लेते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, क्या वो खाना पच जाता है? बिल्कुल पच जाता है। कितने देर में पच जाता है? 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के अंदर हमारा जो भी खाना रहता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से पच जाता है। अब क्या होता है, पचने के बाद उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जो सर 4 से 5 घंटे का समय लगा, जो ड्यूरेशन लगा 4 से 5 घंटे का, क्या ये इससे भी कम हो सकता है? क्या ये इससे भी ज्यादा हो सकता है? और ये 4 से 5 घंटे ही क्यों लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन को पचने में सहायता कौन प्रदान करता है? आपका एंजाइम प्रदान करता है। एंजाइम का नाम सुने होंगे। भोजन को पचने में सहायता आपका कौन प्रदान करता है? एंजाइम प्रदान करता है। अगर ये एंजाइम ना हो, अगर किन्हीं के शरीर में एंजाइम ना हो, एंजाइम कम मात्रा में उपस्थित हो, तो क्या होगा, जो भोजन 4 से 5 घंटों में पच रहा था उसी भोजन को पचने में और भी ज्यादा समय लगेगा। यानी कि भोजन को पचने में मदद कौन करता है? आपका एंजाइम करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भोजन को पचने में कौन मदद करते हैं? भोजन को पचने में एंजाइम मदद करते हैं। यदि आपके शरीर में एंजाइम ना हो, एंजाइम की मात्रा कम हो, तो जो भोजन 4 से 5 घंटों में पच रहा है, अगर आपके शरीर में एंजाइम ना हो तो वही भोजन को पचने में 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा। आप समझिए कि क्या हाल हो जाएगा। सो उसका पेट में जो भी खाना रहेगा सड़ गल के क्या हाल हो जाएगा। इसलिए जरूरी होता है एंजाइम। यानी कि एंजाइम क्या करता है, तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। एक बायो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। बायो कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जो उस रिएक्शन की दर को फास्ट कर देता है। जो आपका खाना 10 से 12 दिन में पच रहा था, पहले एंजाइम नहीं था, तो 10 से 12 दिन में पच रहा था, एंजाइम के होने से आपका 4 से 5 घंटा में हो गया कंप्लीट। आपका खाना 4 से 5 घंटा में ही पच गया। तो ये क्या किया, रिएक्शन की दर को फास्ट कर दिया। कौन? एंजाइम। तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि भोजन के पाचन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? वे जैव उत्प्रेरक जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। भोजन के पाचन में कौन कौन से मदद करते हैं? कौन मदद करते हैं? एंजाइम मदद करते हैं। अब सर पानी से क्या हमें ऊर्जा मिलती है? नहीं। खनिज लवण से ऊर्जा मिलती है? नहीं। विटामिन से ऊर्जा मिलती है? नहीं। तो फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ही हमें ऊर्जा क्यों मिलती है? हमें जो ऊर्जा मिल रही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से मिल रही है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और पानी से ऊर्जा नहीं मिल रही। क्यों ऐसा? इसलिए आपके शरीर को ऊर्जा तभी मिलेगी जब उस भोजन का पाचन होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि आपके शरीर को ऊर्जा तभी मिलेगी जब आपके शरीर में उस भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। यदि आपके शरीर में भोजन का पाचन नहीं हुआ तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब भोजन का पाचन किसका होता है? तो भोजन का पाचन उसी का होगा जो कि जटिल अणु में रहेंगे, वही भोजन का पाचन होगा उसी का। अब पहले से ही सरल अणु में होंगे तो क्या उसका भोजन का पाचन होगा? क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर पानी का जो भी होता है, जो भी हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, तो पानी का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पानी का पाचन? सर पानी का पाचन इसलिए नहीं होता है हमारे शरीर में क्योंकि पानी जटिल अवस्था में नहीं बल्कि सरल अणुओं में मौजूद रहता है। खनिज लवण भी आपके बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, तो ये पहले से ही सरल अणुओं में उपस्थित रहते हैं, यानी कि इसका भी पाचन नहीं होगा। विटामिन भी पहले से ही सरल अणुओं में उपस्थित रहते हैं, तो इसका भी पाचन नहीं होगा। मतलब ये भी सरल अणु में, सरल अणु में, तो तीनों का फिर पाचन होगा क्या? नहीं होगा। और जब पाचन ही नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो पाचन क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। अगर पाचन में फिर मदद कौन करते हैं? पाचन में मदद करते हैं आपके शरीर का एंजाइम। यदि एंजाइम ना हो शरीर में तो क्या होगा? तो एंजाइम ना हो शरीर में तो जो खाना आपका 4 से 5 घंटे में पच रहा है वही खाने को पचने में 10 से 12 दिन लग जाएंगे। मतलब एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि पाचन की शक्ति को, पाचन की दर को बढ़ा देते हैं। अभी बहुत कोई देखिएगा ना
कि आपको मल्टीविटामिन वाला या तो एंजाइम वाला सिरप पीते हैं ताकि उसके शरीर में क्या हो सके, भूख ज़्यादा लग सके। ये सब सिरप पीने से क्या होगा, आपका जो पाचन शक्ति होता है, जो पाचन का दर होता है, ये क्या कर देते हैं, पाचन के दर को बढ़ा देते हैं, बहुत ही फास्टली एकदम पाचन। अब भोजन जो है शरीर में वो जल्दी जल्दी पचेगा, तो जल्दी जल्दी भोजन पचेगा तो आपको भूख ज़्यादा जल्दी लगेगी, भूख ज़्यादा जल्दी लगेगा तो आपके शरीर का वृद्धि और विकास भी होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि एंजाइम करते किसे हैं। ठीक, तो मैं एंजाइम तो बता दिया हूँ, बट डेफिनेशन एक बार मैं जल्दी में लिख दे रहा हूँ कि एंजाइम क्या होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो पाचन की दर को बढ़ा देते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और लगभग एंजाइम जो होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, तो याद रखिएगा लगभग एंजाइम जो होते हैं वो आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है एंजाइम किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन से। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये भोजन का मेरा जटिल अणु हो गया, ये मैंने भोजन खाया और ये भोजन का कौन सा अणु हुआ, जटिल अणु हुआ। अब जटिल अणु है भाई, तो हमारा कोशिका का आकार इतना छोटा, ये रहा हमारा सेल, ये हमारा शरीर का कोशिका हो गया, तो इतना आकार, इसका इतना आकार छोटा छोटा है। तो ये भोजन के जटिल अणुओं से क्या ये कोशिका जो है वो अपना ऊर्जा प्राप्त कर सकेगी क्या, नहीं, प्राप्त नहीं कर सकेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो भोजन का आपका जटिल अणु दिख रहा है, इन जटिल अणुओं को किस में बदल देगा, आपका सरल अणुओं में इस प्रकार से बदल देगा, इस प्रकार से सरल अणुओं में बदल देगा। तो ये जो भोजन का जटिल अणु था किस अणु में बदल गए, भोजन के जटिल अणु भोजन के सरल अणु में बदल गए, लेकिन किसकी सहायता से बदले, एंजाइम की सहायता से बदले। अब जो भोजन का जटिल अणु सरल अणु में बदला ना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब यहाँ पर जो सरल अणु में बदला है, इससे फिर कोशिका, ये जो आपका कोशिका है वो क्या कर सकता है, इससे आसानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और फिर जिस जिस अंग को जरूरत रहेगा वहां तक आपका ऊर्जा पहुंच भी जाएगा। चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़े कि पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन क्या होता है, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। लेकिन पाचन में मदद कौन करते हैं, पाचन में मदद करते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं। लगभग जितने भी होते हैं एंजाइम वो किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब पाचन तंत्र क्या कहलाएगा, तो जहां पर जिस जिस अंग में, शरीर के जिस जिस अंग में भोजन का पाचन होगा, जो जो शरीर का अंग भोजन के पाचन में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। अब बताइए, हाथ में भोजन का पाचन होगा क्या, पैर में भोजन का पाचन होता है क्या, मस्तिष्क में भोजन का पाचन होता है क्या, चेहरा में भोजन का पाचन होता है क्या, नहीं। तो जिस जिस अंग में भोजन का आपका पाचन हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र। जैसे कि मुंह, आपका खाना, जो हम लोग खाना खाते हैं मुंह से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले भोजन का पाचन शुरू कहाँ से हुआ, मुंह से हुआ। उसके बाद आपका भोजन का पाचन में और कौन हिस्सा लिया, आपका ये भोजन नलिका हिस्सा लिया, पेट हिस्सा लिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, पाचन तंत्र के हिस्सा कहलाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां पर भोजन का पाचन हो रहा है वे अंग जो कि भोजन की पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, वे सभी अंग, यानी कि वे सभी अंग, सारे के सारे अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, पाचन क्रिया में सम्मिलित होते हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके पाचन तंत्र कहलाएंगे। ये हो गया आपका मस्तिष्क हो गया, ठीक है, दिमाग हो गया ये। अब सबसे पहली बात ये क्या हो गया यहाँ पर, सबसे पहली बात कि ये हो गया मुंह, या तो इसी का दूसरा नाम क्या है, मुख। ठीक, मुख गुहा हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मुंह है वो भोजन की पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर आ जाइए, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका भोजन नलिका हो गया, ये हो गया भोजन नलिका। तो ये भी पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद ये जो जे आकार का आपको डायग्राम दिख रहा है,
इसमें जो आपका जे आकार का जो डायग्राम दिखा, ये जो है आपका वो क्या हो गया, आपका अमाशय। अमाशय हम लोग कहते हैं, अमाशय बोल दीजिए, या तो पेट बोलिए, या तो फिर क्या बोलिए, जठर बोलिए। तो ये भी भोजन यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है, पेट में भी भोजन का पाचन होता है। तो जो पेट होगा यानी कि अमाशय जो होगा वो पाचन तंत्र का हिस्सा होगा। उसके बाद ये जो रहा आपका डायग्राम, ये यहाँ से यहाँ तक डायग्राम, ये आपका क्या हो गया, छोटी आंत। क्या हो गया, ये आपका छोटी आंत। छोटी आंत कितने हिस्सों में बटा होता है, 3 हिस्सों में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को हम लोग क्या कहते हैं, आपका अंतर्ग्रहणी हो गया, अंतर्ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा हिस्सा का नाम क्या हो गया, मध्यांत्र हो गया, यानी कि आंत के बीच वाला भाग मध्यांत्र, और सबसे निचले वाले यानी कि इसका जो तीसरा है भाग वो क्या हो जाएगा, शेषांत्र हो गया। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक मध्यांत्र हो गए, सॉरी अंतर्ग्रहणी हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका मध्यांत्र वाला हिस्सा, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, शेषांत्र वाला हिस्सा। याद रखिएगा, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो आपका कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, जबकि भोजन का शुरुआती पाचन कहाँ पर होता है, मुंह में, मुख से। तो मुख से आपका भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, जबकि भोजन का जो अंतिम पाचन होता है वो आपका कहाँ पर खत्म होता है, तो याद रखिएगा, छोटी आंत, छोटी आंत। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रारंभिक पाचन हो रहा है, प्रारंभिक पाचन मतलब शुरुआती पाचन हो रहा है, और छोटी आंत में क्या हो रहा है, यहाँ पर अंतिम पाचन हो रहा है। तो छोटी आंत में अंतिम पाचन और मुख में क्या होता है, प्रारंभिक पाचन। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ छोटी आंत बच्चा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस जगह से जहां पर, और यहाँ पर होता है हमारा पाइलोरिक वाल्व होता है, एक कपाट होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवरोधनी कपाट। यहाँ पर जैसे ही पेट में खाना आएगा तो 2 से 3 घंटे तक खाना एज इट इज पड़ा रहता है, उसके बाद पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब तक ये खाना पड़ा रहता है, जब तक पेट में खाना पचता है, तब तक के लिए ये जो कपाट होता है, अवरोधनी कपाट होता है, तब तक के लिए क्या होता है, पूर्ण रूप से बंद होता है, ताकि यहाँ पर छोटी आंत में ना गिरे। अब यही छोटी आंत से एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जिसका नाम क्या होता है, यकृत होता है। यकृत को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, लीवर। यकृत को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, लीवर। यहाँ पर यकृत में क्या बनता है, आपका बाइल जूस बनता है। बाइल जूस मतलब इस यकृत के द्वारा एक रस बनाया जाता है, और उस रस का नाम क्या है, पीत रस। ये पीत रस डेली हमारे शरीर में 700 से 800 ml बनते हैं। जब हम लोग और भी डिटेल पढ़ेंगे टॉपिक में, तो ये जो यकृत है वो क्या बनाता है, पीत रस बनाता है। और यहाँ पर जब ज्यादा पीत रस का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर पीत का जो थैली है, जिसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय, वो पीत रस पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है। तो पित्ताशय में यकृत का क्या काम हुआ, यकृत का काम हुआ कि क्या बनाता है, ये पीत रस बनाता है। जब पीत रस ज्यादा हो जाता है तो ये जाके कहाँ पर स्टोर हो जाता है, पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। और बाकी जो पीत रस है उसको कहाँ पर छोड़ दिया जाता है, आपका देखिए ये रहा छोटी आंत, छोटी आंत में मिला दिया जाता है पीत रस को। अब यहाँ पर जो इस प्रकार से पत्ता के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं अग्नाशय। इस अग्नाशय के द्वारा एक रस बनता है, जिस रस का नाम है अग्नाशयी रस। ये अग्नाशयी रस भी कहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, आपका छोटी आंत में। तो पीत रस भी छोटी आंत में गया, अग्नाशयी रस भी छोटी आंत में गया। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही छोटी आंत में भोजन आता है पेट से, तो छोटी आंत में आपका पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और भोजन का अंतिम पाचन जो है वो छोटी आंत का ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है शेषांत्र, वहां पर जाकर के कंप्लीट हो जाता है। मतलब प्रारंभिक पाचन मुख में हुआ और अंतिम पाचन कहाँ पर हुआ, छोटी आंत में हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो भोजन नहीं पच पाया है वो इस माध्यम से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ बड़ी आंत में आ जाते हैं, और बड़ी आंत के द्वारा इस तरह से आपका गुदा द्वार से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, गुदा द्वार हुआ।
तो गुदा द्वार। अब भोजन का पाचन शुरू कहाँ पर हुआ? मुख में। अंतिम पाचन कहाँ पर हुआ? छोटी आंत में। तो ये आपका भोजन का शुरुआती पाचन और छोटी आंत भोजन का अंतिम पाचन। लेकिन पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो वे सभी अंग जो पाचन क्रिया में हिस्सा लेते हैं। अब बताइए, मुख हिस्सा लिया, भोजन नलिका, यकृत वगैरह हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, पित्ताशय हो गया, बड़ी आंत हो गया, गुदा द्वार, ये सब के सब क्या हो गए? पाचन तंत्र के हिस्सा हो गए। तो पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र, वो शुरू कहाँ से होता है भाई? तो शुरू आपका कहाँ से होता है? मुख से होता है, मुंह में, मुंह से शुरू होता है, ठीक। और जबकि इसका अंतिम पाचन कहाँ पर खत्म होता है? तो गुदा द्वार में होता है। कहाँ पर खत्म होता है? गुदा द्वार। मुख यानी कि अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या कहेंगे? माउथ से भोजन का शुरुआती पाचन होता है। और जो गुदा द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? एनस। तो एनस में जाकर के ये उत्सर्जित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि पाचन तंत्र का हिस्सा, शुरुआती हिस्सा मुख और अंतिम हिस्सा क्या हुआ? गुदा द्वार। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम है पाचन क्रिया में सम्मिलित चरण। जो भी हम लोग का भोजन जो पच रहा है वो कुछ स्टेज से होकर के गुजरता है। ऐसा नहीं कि हम लोग खाना गटाक से खाएं और भोजन पच गया और तुरंत हमें एक इंस्टेंट एनर्जी मिल गई, ऐसा तो नहीं होता है। स्टिंग का प्रचार नहीं है, यहाँ पर ऐड नहीं है कि पीजिए और तुरंत आपकी बॉडी को एनर्जी मिल गई, नहीं, ये कुछ प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो उन प्रोसेस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है आपका होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? तो भोजन लेने की विधि क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। आप जो भी खाना खा रहे होते, दाल चावल सब्जी वगैरह, ये सब के सब क्या हो गए? अंतर्ग्रहण में आ गए। यानी कि भोजन लेने की विधि क्या कहलाती है? आपका अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो अंतर्ग्रहण में क्या किया जाता है? इनटेक ऑफ फूड। आप भोजन को लेते हैं। अब लेकिन क्या हुआ? भोजन को तो आप अंदर कर दिए, बट फिर क्या होगा? भोजन का तो जटिल अणु है ना, तो उन जटिल अणुओं का सरल अणुओं में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये जो भोजन का जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? पाचन कहलाएंगे। तो भोजन तो आप ले लिए, भोजन लेने की विधि क्या कहलाई? अंतर्ग्रहण। लेकिन जरूरी हो कि उसका क्या हो जाएगा? पाचन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बड़े अणुओं का सरल अणुओं में, या तो जटिल, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, ये आपका क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। पहले क्या किए? आप भोजन लिए हैं, उसके बाद उस भोजन का क्या हुआ? पाचन क्या हुआ? भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, क्या कहलाए? ये पाचन। उसके बाद पाचन हो गया, तब जाकर के फिर आपका क्या हो जाएगा? अवशोषण देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद करिए, भोजन आप कहाँ से ले रहे हो भाई? आप भोजन किस अंग से ले रहे हो? मुख से ले रहे हो। हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, कहाँ से खाते हैं? मुख से, मुंह के द्वार से खाते हैं। लेकिन भोजन का तो हम लोग अंतर्ग्रहण कर लिए, भोजन तो ले लिए, अब फिर भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बता रखा था कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ पर होता है। तो जो भोजन का अंतिम पाचन होता है वो याद करिए छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के किस हिस्से में? शिशांत्र में, यानी कि इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। वैसे तो लगभग भोजन आपका छोटी आंत के यही भाग में, ड्यूडेनम में ही पच जाता है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि पूर्ण रूप से कब पच जाएगा, तो जब आपका शिशांत्र में आ जाएगा, इलियम वाले हिस्से में आ जाएगा, तो वहां पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। तो पाचन प्रक्रिया कहां पर खत्म हुई है? यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया कहां पर खत्म हुई? छोटी आंत में खत्म हुई है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पाचन की प्रक्रिया क्या हो गई? पूर्ण रूप से खत्म हो गई। अब सर क्या होता है ना कि हमारे जब छोटी आंत को एटॉमिफाई किया जाता है, यानी कि इसको देखा जाता है जूम आउट करके, तो छोटी आंत की दीवार पर आपको कुछ इस प्रकार से उंगली जैसे प्रवर्धित दिखाई देंगे। आप ऐसे ही समझिए ना, मैं एक लाइन इस तरह से खींच रहा हूं और एक लाइन में कुछ इस प्रकार से खींच रहा हूं, एक लाइन में सीधा खींच रहा हूं ये, और एक लाइन को मैं कुछ इस प्रकार से जिगजैग लाइन में खींच रहा हूं और दूसरे लाइन को मैं बिल्कुल सीधा खींच रहा हूं। किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? सीधा वाला का कि जिगजैग वाला का? तो साफ साफ पता चल रहा है भाई इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्योंकि इस रस्सी को, इस चीज को देखिए कई बार मोड़ा गया होगा। तो इसको सीधा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा निकल जाएगा, जबकि इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? कम निकल जाएगा। तो हमारी जो छोटी आंत होती है ना, ये छोटी आंत, तो छोटी आंत की दीवार पर कुछ इस प्रकार का
स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उंगली जैसे प्रवर्ध दिखाई देते हैं, और इस उंगली जैसे प्रवर्ध में यहाँ पर जाकर के भोजन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण पाचित होने के बाद इकट्ठा हो जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर अवशोषण में क्या लिखूंगा मैं कि पाचित भोजन का क्या हो जाता है यहाँ पर, अवशोषण होना, पाचित भोजन का अवशोषण होना। और ये भी प्रक्रिया कहाँ पर होती है पाचित भोजन का अवशोषण, तो ये भी आपका छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत की दीवारों पर कुछ उंगली जैसे प्रवर्ध दिखाई देते हैं, उन प्रवर्ध को हम लोग विलाय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, विलाय कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। तो वहां पर जाकर के भोजन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाती है, भोजन अवशोषित हो जाती है। जैसे कि आप लोग घर तरफ देखे होंगे, या तो आप ऐसे ही देखिए, जब पुराना टाइप में जो साइकिल आता था उसका सीट कवर देखिएगा, सीट कवर को निकाल दीजिएगा तो उसमें रुई मिलेगा आपको। अब वो रुई को क्या करिएगा, पानी में डुबोइएगा, वो पानी को क्या करेगा, पटाख से खींच लेगा। जैसे ही आप रुई को पानी में डुबोइएगा तो रुई क्या करता है, पानी को खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो छोटी आंत है, उन छोटी आंत की दीवार पर इस प्रकार से उंगली जैसे प्रवर्धन पाए जाते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम क्या करते हैं, जो भी पचित भोजन रहता है ना, उस पचित भोजन को खींच लेते हैं। जो भी पचित भोजन रहते हैं उस पचित भोजन को खींच लेते हैं। अब सर पचित भोजन को खींच लेने के बाद भाई होता क्या है, तो अगला प्रोसेस होता है स्वांगीकरण का, एसिमिलेशन का। तो स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो भी आपका छोटी आंत में जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा आपको, दीर्घरोम जो दिखा, विलाई जो दिखा, इसमें भोजन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सोख लिए गए थे, अवशोषित कर लिए गए थे। किसके द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे, सर छोटी आंत का जो दीर्घरोम वाला हिस्सा है ना, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। तो यहाँ पर आपका ब्लड कैपिलरी देखने को मिलेगा, यानी कि रक्त वाहिनियां देखने को मिलेगी। और ये रक्त वाहिनियां क्या करेगी, यहाँ पर रक्त आएगी तो ये जो पचित भोजन है इस रक्त में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। जो भी ये सब पचित भोजन है, यहाँ पर ये जो आपको पचित भोजन दिख रहा है, यहाँ पर ये सब रक्त में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। और फिर हम लोगों को तो पता है सर, रक्त तो 24/7 24 घंटा 7 दिन तो दौड़ते रहता है। तो जब यहाँ पर रक्त आएगी अपने साथ में इस पचित भोजन को लेकर जाएगी, लेकर के जाएगी। और शरीर के जिस हिस्से को, शरीर के जिस कोशिका को जरूरत रहेगा उस कोशिका के पास पचित भोजन ऊर्जा के रूप में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से हुआ। ठीक, उसके बाद 5वां नंबर पर क्या होगा कि जिन खाने का पाचन नहीं हो पाया उन खाने का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो आपका जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कितने चरण से होकर के गुजरती है, 1 2 3 4 5 चरणों से होकर गुजरती है। जिसमें पहला क्या हुआ, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन लेने की विधि क्या होती है, अंतर्ग्रहण। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, पाचन। पाचन क्या होता है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। पाचन में कौन मदद करते हैं, एंजाइम करते हैं मदद। अब पाचन किसका होगा, तो उन भोजन का होगा पाचन जो पहले से किस अवस्था में मौजूद होंगे, जटिल अणुओं में। सरल अणुओं वाले भोजन का पाचन कभी भी हमारे शरीर में नहीं होता है। अब किनका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और तीसरा आपका क्या हो गया, प्रोटीन। ये 3 चीजों का आपके शरीर में पाचन होता है। जबकि विटामिन का पाचन आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं होता है, खनिज लवण का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, पानी का तो कतई भी पाचन नहीं होता है। तो प्रोटीन, विटामिन हो गया आपका, खनिज लवण हो गया और पानी, ये तीनों से आपको कभी भी आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। अब पाचन के बाद क्या होगा कि ये जो छोटी, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर हो जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत को जब एटोमीफाई किया गया तो छोटी आंत में कुछ उंगली जैसे प्रवर्ध दिखाई दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घरोम। और ये दीर्घरोम क्या करते हैं, जो भी पचित भोजन रहता है ना छोटी आंत में, उन पचित भोजन को अपने आप क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। मतलब स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उस पचित भोजन को अपने से ही क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, अपनी दीवारों पर जमा कर लेते हैं। तो पाचित भोजन का अवशोषण होना क्या कहलाएगा, आपका अवशोषण। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, स्वांगीकरण। जब यहाँ पर पचित भोजन इनकी दीवारों पर क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, तो ब्लड कैपिलरी यानी कि रक्त वाहिनियों की मदद से जब भी रक्त यहाँ पर आती है, क्योंकि रक्त 24 घंटा 7 दिन आपका ट्रेवल करते रहता है, तो जब भी यहाँ पर रक्त आएगी तो रक्त में आपका जो भी पचित भोजन रहेगा वो रक्त के माध्यम में घुल जाएगा और रक्त के माध्यम से शरीर के हर एक हिस्से में चला जाएगा। फिर उसके बाद 5वां क्या हुआ, उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, जिन खाने का पाचन नहीं हो पाता है उनको शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्यों में पाचन कहाँ कहाँ पर शुरू होता है। तो सबसे पहली बात देखिए, मनुष्यों में पाचन कहाँ से शुरू होता है, आपका मुंह से शुरू होता है। ठीक, अब मुंह में हम लोग का 2-3 हिस्सा पढ़ना है। जैसे कि पहला तो हो गया आपका दांत। दांत क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को काटने का काम करता है। दांत का काम है भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना, चबाना। उसके बाद दूसरा हिस्सा हो गया आपका जीभ। जीभ आपका क्या कर रहा है, वो जो भी आप भोजन लिए ना, उस भोजन का टेस्ट को पता करवाता है। और दूसरी बात की, भोजन जो भी आप खाएं उस भोजन को क्या करता है, मिक्स आउट करता है, मिलाने का काम करता है। तो पहला हिस्सा भोजन का जो पाचन होता है शरीर में, वो शुरू कहाँ से होता है, मुंह। अब मुंह में 2 हिस्सा हुआ, मुंह दांत हुआ और जीभ। लेकिन एक और तीसरा हिस्सा भी होता है सर, लार होता है, यानी कि हम लोग कहते हैं लारीय ग्रंथि। अब लारीय ग्रंथि क्या करता है, यहाँ पर आपका एंजाइम बनाता है। इस लारीय ग्रंथि में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे, लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम। यहाँ पर आपका भोजन का आंशिक पाचन होता है, बट कौन से भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये लारीय ग्रंथि एंजाइम बनाएंगे। कौन से एंजाइम बनाएंगे, आपका लारी एंजाइम बनाएंगे, यानी कि टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम, जिसमें से टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो भोजन का पाचन शुरू कहां से हुआ, मुंह से। मुंह में क्या क्या हिस्सा आपको देखने को मिला, दांत, जीभ, लारी ग्रंथि। उसके बाद दूसरा, फिर खाना कहां पर जाता है, यहाँ पर आपका मुंह से हो गया खाना। उसके बाद सीधा सरकते हुए कहां पर जाता है, भोजन नलिका। तो 2 नंबर पर आपका क्या हो गया, भोजन नलिका हो गया। याद रखिएगा, भोजन नलिका या तो ग्रसिका, भोजन नलिका या तो ग्रसिका पाचन तंत्र का वो हिस्सा होता है जहां पर भोजन का पाचन कतई नहीं होता। यहाँ पर आपका भोजन का पाचन नहीं हुआ, आप जो भी खाना खाए ना उसको चबा लिए। चबाने के बाद आप जैसे ही उस खाने को अंदर करोगे तो ये जो आपका भोजन नलिका है, उस भोजन को क्या करेगा, कर्मांकुंचन विधि के द्वारा उसको जस्ट नीचे कर देगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा सिर्फ उसको नीचे धकेलने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा मुलायम होता है, तो खाने को क्या करेगा, ये सीधा नीचे कर देगा। उसके बाद फिर खाना यहाँ पर सबसे कहां पर जाके पहुंचेगा, आपका अमाशय में जाके पहुंचेगा। अमाशय यानी कि पेट हम लोग कहते हैं, जिसे जठर कहते हैं। अब पेट में आपका अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है आपकी, जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि होती है वो क्या बनाती है, जठर रस बनाती है। और इस जठर रस में आपका क्या होता है, एंजाइम देखने को मिलता है। पेप्सिन एंजाइम हो गया, रेनिन एंजाइम हो गया। तो खाना पहले मुंह में गया, मुंह से भोजन नलिका, भोजन नलिका से अमाशय, अमाशय में आपका जठर ग्रंथि हुआ। जठर ग्रंथि किस रस का स्राव की, जठर रस। और उस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम हुए, पेप्सिन एंजाइम और दूसरा रेनिन एंजाइम, जो कि किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। याद रखिएगा, रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, जो दूध में प्रोटीन रहता है उसका पाचन करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अमाशय से फिर आपका खाना कहाँ पर चला जाता है, छोटी आंत में। जब अमाशय में खाना पहुंच जाता है, अमाशय का काम कंप्लीट हो जाता है, तो खाना कहां पर चला जाएगा, छोटी आंत। इस छोटी आंत से कुछ हिस्से जुड़े होते हैं, जैसे कि देखिए ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत से आपका हिस्सा, पहला हिस्सा क्या जुड़ा हुआ है, यकृत। यकृत को हम लोग क्या कहते हैं, लीवर। और लीवर क्या बनाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, लीवर का काम होता है पीत रस स्राव करना। ये पीत रस बनाता है, और पीत रस किसमें डाल देता है, आपका जो पीत रस बनाए ना, उसको छोटी आंत में मिक्स कर देना, उसको छोटी आंत में भेज देना। और यही छोटी आंत से एक और स्ट्रक्चर जुड़ा होता है पत्ते की भांति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, यानी कि पैंक्रियाज कहते हैं। अब अग्नाशय भी एक रस बनाता है, और उस रस का नाम क्या हुआ, अग्नाशयी रस हुआ। और अग्नाशयी रस में भी 3 प्रकार के एंजाइम हो गए, अमाइलेज एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, लाइपेज एंजाइम हो गया। ये तीनों एंजाइम फिर भोजन के पाचन करते हैं। उसके बाद छोटी आंत भी अपना एक और रस निकालती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतीय रस कहते हैं, आंतीय रस कहते हैं। तो यहाँ पर छोटी आंत से कितना हिस्सा, 2 हिस्सा तो मेनली जुड़ा होता है, यकृत और दूसरा अग्नाशय। यकृत किसका स्राव करती है, पित्तरस का स्राव करती है। अग्नाशय किसका, अग्नाशयी रस का। और छोटी आंत अपने से एक और रस निकालती है, जिसको हम लोग कहते हैं आंतीय रस। इसमें भी आपका 3 प्रकार का एंजाइम देखने को मिलता है, लैक्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज एंजाइम हो गया। ये तीनों, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये तीनों किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पूर्ण रूप से तोड़ देते हैं, किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, पाचन कर देते हैं। उसके बाद जो होता है 1 2 3 4, ये 5 नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद खाना फिर कहां पर जाता है, बड़ी आंत में, क्योंकि भोजन का ये प्रारंभिक पाचन हुआ।
प्रारंभिक पाचन कहाँ पर शुरू हो जाता है? मुख में शुरू होता है। और ये जो अंतिम पाचन हुआ 4th नंबर, अंतिम पाचन, तो अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत। अब जो खाना नहीं पचा सर, उसको शरीर से बाहर भी तो निकालना है, तो जो खाना नहीं पचा वो सीधा कहाँ पर भेज दिया जाता है? बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है आपका? अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन। और उसके बाद फिर क्या होता है 6 नंबर पर कि बड़ी आंत में जैसे जाता है अपचित भोजन, और उसके बाद फिर गुदा द्वार से क्या हो जाता है? आपका निकल जाता है गुदा द्वार, यहाँ से गुदा द्वार से आपका खाना निकल जाता है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मुंह में आपका दांत के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे, और लारीय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि लारीय ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, हमारे कितने दांत होते हैं, दांत का क्या क्या काम है, जीभ क्या होता है, जीभ का क्या क्या काम है, ये सभी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। होप आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।